पर्यावरण संरक्षण करते हुए इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के तेजी से विकास पर दिया गया है जोर। ये सभी ट्रेनें देश के तमाम हिस्सों से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच करेंगी संपर्क स्थापित। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर आज बागलकोट जिले में करेंगे एथेनॉल परियोजना की शुरुआत। गृह मंत्री शाम को बेलगावी में एक रैली को करेंगे संबोधित। 51वें इफ्फी फिल्म महोत्सव में विश्वजीत चटर्जी को किया गया इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित। इस साल बांग्लादेश है फोकस देश। महान फिल्मकार सत्यजीत रे को उनके जन्मशती के मौके पर समारोह में दी जाएगी श्रद्धांजलि। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में की महोत्सव की शुरुआत। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन भारत 336 रन पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में मिली 33 रन की बढ़त। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने जड़े अर्धशतक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केवड़िया स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व पर्यटन के नक्शे पर अलग पहचान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें देश के विभिन्न हिस्सों से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेंगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस आयोजन को भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित करने वाला आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। दिन प्रतिदिन केवड़िया में बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने कहा कि लगातार विकास के कारण केवड़िया आज केवल गुजरात में एक छोटा सा ब्लॉक नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आज केवड़िया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। अपने लोकार्पण के बाद करीब करीब 50 लाख लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, भविष्य में हर रोज 1 लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेल संपर्क से पर्यटन के क्षेत्र में तो विकास होगा ही, साथ ही ये केवड़िया के आदिवासी लोगों का जीवन बदलने में भी मदद करेगी। इससे लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी मिलने शुरू होंगे। रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले टूरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मां नर्मदा के तट पर बसे करनाली, पोइचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी कनेक्ट करेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध, जूलॉजिकल पार्क और जंगल सफारी जैसे तमाम पर्यटन के केंद्रों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस रेल संपर्क को स्थापित करने में रेलवे की आधुनिक सोच और तकनीक की मदद से चुनौतियों का सामना करने की रेलवे की सोच की सराहना भी की। बीते सालों में देश में रेलवे के पूरे तंत्र में व्यापक बदलाव करने के लिए काम किया। ये काम सिर्फ बजट बढ़ाना, घटाना, नई ट्रेनों की घोषणाएं करना, यहां तक सीमित नहीं रहा।
ये परिवर्तन अनेक मोर्चों पर एक साथ हुआ है। मौसम ने, कोरोना की महामारी ने, अनेक प्रकार की बाधाएं आई, लेकिन रिकॉर्ड समय में इसका काम पूरा किया गया। और जिस नई निर्माण टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब रेलवे कर रही है, उसने इसमें बहुत मदद की। इस दौरान ट्रैक से लेकर पुलों के निर्माण तक नई तकनीक पर फोकस किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही वर्षों में केवड़िया का कायाकल्प हो गया है। यहां कई इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही वर्षों में केवड़िया का कायाकल्प हो चुका है। केवड़िया पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें हैं, रहने के लिए पूरा टेंट सिटी है, अन्य अच्छे इंतजाम हैं, बेहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी है, अच्छे अस्पताल हैं। कुछ दिन पहले सी प्लेन की सुविधा शुरू हुई है और आज देश के इतने सारे रेल रूट से केवड़िया एक साथ जुड़ गया है। ये शहर एक तरह से कंप्लीट फैमिली पैकेज के रूप में सेवाएं दे रहा है। वहीं अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने दाभोई चंदोद ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, चंदोद केवड़िया नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, नव विद्युतीकृत प्रतापनगर केवड़िया खंड की और दाभोई जंक्शन चंदोद तथा केवड़िया में नए स्टेशनों की इमारतों का भी उद्घाटन किया। इन इमारतों के डिजाइन में स्थानीय विशिष्टताओं का समावेश किया गया है और आधुनिक यात्री सुविधाएं भी दी गई हैं। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को जोड़ने का काम किया, तो वहीं रेलवे सरदार पटेल की प्रतिमा को देश से जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेल संपर्क स्थापित होने के बाद केवड़िया क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा। सरदार पटेल ने देश को जोड़ा और भारतीय रेल सरदार पटेल की प्रतिमा को देश से जोड़ने जा रही है। दभोई से केवड़िया के बीच करनाली, पोलचा और गुरुदेश्वर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राचीन तीर्थ स्थानों के साथ साथ वड़च, चांदोद, मौर्या और तिलकवाड़ा जैसे प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों में इस परियोजना द्वारा पर्यटन का विकास करने का एक प्रयास किया गया है। इसके साथ ही रोजगार और व्यापार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के पहले दिन का आयोजन बेहद सफल रहा। देश भर में 3,352 सत्रों में 1,91,181 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। वहीं 3,429 अन्य लाभार्थियों को रक्षा संस्थाओं में कोविड का टीका दिया गया। गौरतलब है कि टीकाकरण स्थलों पर करीब 16,755 कर्मी सक्रिय रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के विपरीत प्रभाव का एक भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं इस अभियान के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की सभी राज्यों को आपूर्ति की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य मंत्रियों से वैक्सीन की सुरक्षा के संबंध में अफवाहों और दुष्प्रचार अभियानों के प्रति सतर्क रहने का अनुरोध किया। उन्होंने मिथकों और गलत सूचनाओं का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने और सही जानकारी का प्रसार करने के लिए सभी संचार माध्यमों का उपयोग करने का आग्रह किया। ये वैक्सीन निश्चित रूप से हम सब के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी के रूप में देश में प्रस्तुत की गई है और कोविड के खिलाफ जो लड़ाई सफलता की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उस लड़ाई के कदम सफलता की ओर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने लगातार आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,01,96,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिनके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.58% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.44% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में 17,170 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन आज बागलकोट जिले में स्थित एक चीनी मिल में एथेनॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री आज बेलगावी में KLE अस्पताल में एडवांस स्टिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे बेलगावी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा भी मौजूद रहेंगे। दौरे के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने शिमोगा जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की एक नई बटालियन परिसर की आधारशिला रखी। एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल इफी का कल आगाज हो गया है। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये 51वां संस्करण है, जिसकी शुरुआत सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 2 पुरस्कारों की घोषणा की। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए विश्वजीत चटर्जी के नाम का ऐलान किया गया, तो वहीं इटली के विटोरियो स्टारारो को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 24 जनवरी तक चलने वाले फिल्म समारोह को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। और इसी के साथ एशिया के सबसे बड़े और पुराने फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज हो गया। रंगारंग कार्यक्रम के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दीप प्रज्वलित कर 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। 16 से 24 जनवरी तक चलने वाले फिल्म समारोह को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। फिल्मोत्सव के हाइब्रिड होने की वजह से इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। इस साल बांग्लादेश फोकस कंट्री के रूप में फेस्टिवल का हिस्सा है। बांग्लादेश की बेहतरीन फिल्मों को शामिल किया गया है। बांग्लादेश और भारत का सहयोग इतना पूरा है कि शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती के वर्ष में उनको सही श्रद्धांजलि देने के लिए भारत और बांग्लादेश मिलकर एक बंगबंधु नाम की फिल्म बना रहे हैं और जल्दी ही फिल्म तैयार होगी, उसका भी प्रसारण होगा। उद्घाटन समारोह के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने NFDC फिल्म बाजार का भी शुभारंभ किया। NFDC का वार्षिक फिल्म बाजार एक ऐसा मंच है जो दुनिया के फिल्मकारों, निर्माताओं, वितरकों और फिल्म फेस्टिवल के योजनाकारों को एक ही जगह पर पूरा बाजार मुहैया कराता है। इफी के साथ साथ इस बार फिल्म बाजार वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने देश और विदेश के फिल्म निर्माताओं को गोवा में फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित किया। Our state is making the rapid and strides towards the overall infrastructure development. We having recently inaugurated the state-of-the-art multiplex of the ESG, and which has been refurbished by the Inox Private Limited. We are assured that your health and hygiene has been given almost important, and we are following all the health protocols which is conducting for this event. इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री ने 2 पुरस्कारों की भी घोषणा की। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए विश्वजीत चटर्जी के नाम का ऐलान किया। वहीं इटली के विटोरियो स्टारारो को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई। विटोरियो स्टारारो ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। The International Film Festival in India, in Goa, to recognize all my journey with the Lifetime Achievement Award. This incredible visual journey that I did, of course I cannot do by myself. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर ने कहा कि इफ्फी देश और विदेश की फिल्मों के प्रोत्साहन का एक अनोखा मंच है। IFFI is an exceptional platform to showcase the best of Indian and international cinema. IFFI has played a major role in contributing to the understanding and appreciation of film cultures of different nations in the context of their social and cultural ethos. फेस्टिवल निदेशक चैतन्य प्रसाद ने कहा कि 91वें फिल्म समारोह ने नए मानक गढ़े हैं जो दुनिया के अन्य महोत्सव के लिए प्रेरणादायक होंगे। The next 7 days, 8 days that we have till the 24th of January is going to be a milestone as far as the Government of India, the Ministry of Information and Broadcasting is concerned, because we are going to set standards for the other festivals in the world to emulate. Today I received an email from FIAF, which is the apex body for accreditation of festivals, and they have acknowledged
IFFI in their communication as setting an example to the whole world as to how a physical and an online festival can be held simultaneously. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कलाकार किच्चा सुदीप थे। मशहूर फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन समेत ज्यूरी में शामिल कई सदस्यों को सम्मानित किया गया। फिल्मोत्सव के दौरान दुनिया भर से 224 फिल्में इस फेस्टिवल में शामिल की जा रही हैं, जिनमें 21 फीचर और 26 गैर फीचर फिल्म शामिल हैं। फेस्टिवल में सत्यजीत रे को समर्पित एक खास सेक्शन है, जिसमें उनकी पाथेर पांचाली, चारुलता, सोनार केला जैसी चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। ज्योतिका ग्रोवर के साथ डीडी न्यूज़ पणजी। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। तो सीधे रुख करते कर्नाटक के बागलकोट में, जहां पे एक चीनी मिल में एथेनॉल प्रोजेक्ट की योजना का शुरुआत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों नहीं बनी भाई? जब आप थे इथेनॉल की पॉलिसी में परिवर्तन क्यों नहीं आया? जब आप थे तब बजट क्यों इतना छोटा था? जब आप थे तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि आपकी नीयत थी। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है। कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। अब कोई किसान मजबूर नहीं है कि एक ही जगह पे अपना उपज बेचे। अपने क्रॉप को वो ग्लोबल और पूरे भारतवर्ष के मार्केट में बेच सकता है। मोदी जी ने ढेर सारे और भी काम किए, औद्योगिक विकास से लेकर, इरिगेशन से लेकर और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 है। 70 साल से किसी की हिम्मत नहीं लगती थी कश्मीर में धारा 370 हटाने की। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। और आज वहां पर चुनाव भी हो चुके, शांति से खून का एक कतरा बहाए बगैर चुनाव हुए हैं और कश्मीर हमेशा के लिए हमारा। मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं आज बागलकोट की पावन धरती पर आप लोगों के बीच में आया हूं, तब मैं भाई मुकेश निरानी को तो शुभकामनाएं देता भी हूं, मगर आप सबसे ये भी कहने आया हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार का बना रहे और मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की रचना करने की दिशा में आगे बढ़े। यही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए और आत्मनिर्भर भारत के निर्णय का, संकल्प का मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोले भारत माता की, भारत
भारत माता की वंदे वंदे। केंद्र के गृह मंत्री सम्मानित श्री अमित भाई शाह जी को हम सब। तो ये तस्वीरें आप कर्नाटक के बागलकोट से देख रहे थे, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। एक कार्यक्रम में वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया किस तरीके से किसानों के फायदे के लिए, उनकी बेहतरी के लिए तमाम योजनाएं मोदी सरकार ने लागू की है, जिसके चलते किसानों की आय को बढ़ाने का जो मिशन है उस पर लगातार काम हो रहा है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज कर्नाटक बेलगांव में भी अमित शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता राजेश राज रैली स्थल पर पहुंचे, उसका उन्होंने जायजा लिया। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिनों के कर्नाटका दौरे पर हैं। शनिवार को जहां उन्होंने कर्नाटका में कई कार्यक्रम में शिरकत किया, वहीं रविवार को वो बेलगाम पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे। मेडिकल कॉलेज में एक परियोजना का वो शुभारंभ भी करेंगे और वहीं बेलगाम जो है वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कंस्टिट्यूएंसी है, जिनकी पिछले दिनों जो है पिछले साल मौत हो गई थी। उनके निधन से रिक्त जो सीट है बेलगाम संसदीय क्षेत्र, वहां पर उपचुनाव भी होना है और इसके लिए ये माना जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह की ये जो आज रैली होनी है, इसको बेहद अहम माना जा रहा है। वो कार्यकर्ताओं की बैठक को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे और ऐसा समझा जा रहा है कि 2:30 बजे के बाद गृहमंत्री यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी एक बैठक भी होनी है, जिसको भी काफी अहम माना जा रहा है। कैमरामैन जयशंकर के साथ बेलगाम कर्नाटका से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 तारीख को किसानों के साथ आगामी प्रस्तावित वार्ता को लेकर कहा है कि उनकी अपेक्षा है कि किसान कानून के प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा करें और कानून वापसी के अलावा जो भी विकल्प हो सकता है उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। सरकार उस पर अमल करने के लिए विचार करेगी। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। भारतीय सेना के चिनार कोर के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा है कि पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा पर इस बार पिछले साल के मुकाबले घुसपैठ की घटनाओं में 70% की कमी आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर हम सभी तरह की आकस्मिक घटनाओं के लिए पूरी तरीके से तैयार है। Pakistan desire to send weapons and drugs by drones and tunnels is definitely a challenge. As we became strong on the LC and we were able to plug the gaps, Pakistan began to adopt alternate means of using drones to drop weapons. To defeat the use of drones, we are using some advanced technology. We have surveillance devices to detect it and thereafter jam these aerial platforms. On the use of tunnels by terrorists, it's basically a phenomena which is prevalent in the Jammu region. The Army and the BSF have found many. In fact, one was discovered just a few days back. Again, we are using many unique technologies to detect them, including the use of ground-penetrating radars. I must say with some happiness that the present strength of the terrorists in the valley is approximately 217, which is lowest in the last 1 decade. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज चेन्नई में राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के ऊपर तमिल भाषा में लिखी पुस्तक अबुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज का विमोचन किया। यह किताब अब्दुल कलाम की जीवनी है, जिसे मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक YS राजन और नजमा मर-इकयार ने लिखा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह देश के युवाओं के लिए विकास की गति बढ़ाने और भारत की विकास गाथा की पटकथा में सबसे आगे रहने का समय है। The youth must be in the forefront of scripting the
India's growth story. I urge the youth to take a leaf out of Dr. Kalam's book and believe in themselves. They must aspire to become job creators rather than job seekers. As Dr. Kalamji said, dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में चल रहे चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 336 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 67 रन का योगदान दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने 62 रनों की पारी खेली। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने अपने करियर का पहला अर्धशतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए हेजलवुड ने 5 विकेट हासिल किए। तो खेल की इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन डीटी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।